बीजेपी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है। 195 सीटें हैं जिन पर आज ऐलान किया गया है। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 27 एससी है, 18 एसटी है, 57 ओबीसी है। और ये जो ऐलान हुआ है इसके लिए सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा अमोद से हम जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी से बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो गया है। वाराणसी से 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 34 केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अर्जुन मुंडा इसमें हैं। 28 महिलाएं हैं। 50 साल से कम 47 उम्मीदवार हैं। जल्दी से आपको नाम बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, इसके अलावा आप देखिए डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल है। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे को कोरबा से दिया गया है। दिल्ली में चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज है। वेस्ट दिल्ली से श्रीमती कमलजीत शेरावत है। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिदूड़ी है। हमने आपको बताया था कि रमेश बिदूड़ी का टिकट कट रहा है और टिकट कट गया। नॉर्थ गोवा से श्रीपद नाइक है। नौसारी से श्री आर पाटिल है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह है। जम्मू से जुगल किशोर है। और इसके अलावा खूंटी से अर्जुन मुंडा, हजारीबाग से मनीष जायसवाल है। केरल में डॉक्टर अब्दुल इस्लाम मल्लापुरम से उतारे गए हैं। और त्रिवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया बीजेपी ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट मिला है। दमोह से राहुल लोधी है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया है बीजेपी ने। भोपाल में आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से। भूपेंद्र यादव को अलवर से टिकट दिया गया है। ज्योति मिर्धा जो कि विधानसभा चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाई, उनको लोकसभा चुनाव में नागौर से सीट दिया गया है। पीपी चौधरी पाली से। गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से टिकट दिया गया है। सीपी जोशी जो कि अध्यक्ष है चित्तौड़गढ़ से, उनको टिकट मिला है। ओम बिरला स्पीकर कोटा से टिकट मिला है। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत गौतम झालावाड़ से उनको टिकट दिया गया है। तेलंगाना सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी और करीमनगर से बंदी संजय को टिकट दिया गया है। बिप्लब देव को त्रिपुरा वेस्ट से टिकट मिला। सीधे चलते हैं अमोद राय के पास। अमोद, 195 नाम, और जो बात अभी आप कह रहे थे, जो बात टीवी 9 कह रहा था, उस पर मुहर लगती हुई कई बड़े नामों के टिकट कट गए और कई चौंकाने वाले नाम। निश्चित तौर पर देखिए, जो सूची आज आई है उसमें कई नाम कटे हैं। जैसे कि आप अगर सबसे पहले कहिए तो बिप्लब देव को टिकट दिया गया है त्रिपुरा वेस्ट से, और वहां से प्रतिमा भौमिक को का टिकट काटा गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे टिकट को रिपीट किया गया है। हालांकि उसमें नए लोगों को कम सामंजस्य किया गया, लेकिन आसनसोल में आप देखिए कि वहाँ नए कैंडिडेट को उतारा गया है। भोजपुरी के सुपरस्टार जो है पवन सिंह, उनको मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो कुछ जगहों पे चेंज जरूर दिख रहा है। गाजियाबाद में घोषणा नहीं की गई है। नोएडा में रिपीट हुआ, महेश शर्मा को टिकट दिया गया। उसी तरह से आप देखिए मेरठ में रिपीट नहीं किया गया है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको अभी एनालाइज किया जाएगा तो पता चलेगा। एक-एक करके अगर सीट पर आए तो कुछ नाम चौंकाने वाले हैं। जौनपुर से जो टिकट मिला है वो कृपा शंकर सिंह को मिला है। देखिए, कृपा शंकर सिंह की कल ही तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आई थी सामने, और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको इस बार टिकट उत्तर प्रदेश से मिलेगा, और वो आज वो साबित भी हुआ। और मैं आपको बताऊं कि सबसे जो इसमें चौंकाने वाली बात थी कि भूपेंद्र यादव, जिनको 2 जगह से जिन्होंने ऑप्शन दिया था चुनाव लड़ने का, हरियाणा से भी उन्होंने दिया था और महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने का, और राजस्थान से भी दिया गया था उन्होंने, तो राजस्थान से उनको मौका दिया गया है। काफ़ी लंबा काम उन्होंने राजस्थान में किया है। भले ही वो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन प्रभारी के तौर पे लंबा काम उन्होंने किया है। इसके अलावा जितने बड़े नाम हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, इन सब की उम्मीदवारी को आज घोषित कर दिया गया है। और जो उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में फेरबदल होगा, तो वैसा दिखा नहीं है। काफ़ी लोगों को मौका दिया गया है। हाँ, जहाँ जहाँ टिकट कटने की संभावना है उस सीट को रोका गया है, उसकी घोषणा नहीं की गई। जैसे कि अभी टीवी 9 भारतवर्ष ने अभी चलाया, बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर अभी घोषणा नहीं हुई है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें नए लोगों को भी अमोद मौका मिला है। श्रावस्ती से मौका दिया गया है साकेत मिश्रा को। आसनसोल से पवन सिंह लाए गए। बिल्कुल, श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया। साकेत मिश्रा, अगर मैं जहां तक समझता हूं कि पूर्व ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है।
MLC भी हैं उनको दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा को दिया गया, हालांकि कुशवाहा पुराने नेता हैं और उनको फिर से टिकट दिया गया है यहाँ से। मैं केरल में आपको बताऊं कि केरल में अतिंगल से मुरली धरन को टिकट दिया गया। TV9 भारतवर्ष ने पहले उनको ये बात बताई भी थी कि उनको टिकट दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 100% टिकट रिपीट कर दिया गया है। बिहार का इसमें कोई नाम नहीं है क्योंकि बिहार की CEC हुई नहीं। इसमें महाराष्ट्र का कोई नाम नहीं है। उड़ीसा का भी नाम धर्मेंद्र प्रधान का इसमें नहीं है क्योंकि उड़ीसा का CEC अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अमोद एक बार आप एनालिसिस और कीजिए। आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार पंकज झा के पास चलते हैं। और यूपी के जो नाम आज घोषित किए गए हैं उसमें कौन कौन से नाम जो थोड़े से आपको चौंकाते हैं, कौन कौन से नाम, कौन सी सीट जहां आपको लग रहा है कि ये टिकट कटे हैं, बीजेपी ने नए लोगों को मौका दिया, एक बार थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करते हुए बता दीजिए। राहुल, देखिए, अगर 51 सीटों के उम्मीदवारों का नाम आज बीजेपी की तरफ से यूपी के मामले में ऐलान किया गया है तो कोई चौंकाने वाले नाम इसमें नहीं है जिस बात की अपेक्षा या उम्मीद की जा रही थी। यहाँ तक कि चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे और डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, इन सबको टिकट दिया गया है ऐसा। और अगर हारी हुई सीटों का हम देखें तो वहाँ पर बीजेपी ने एक रिस्क लिया, प्रयोग किया है, नए चेहरे लाए हैं। आप जानते होंगे कृपाशंकर सिंह को, जो मुंबई से हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे, मूलतः वो जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर में 2019 में बीजेपी हार गई थी और इसीलिए बीजेपी ने इस बार जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से अगर आप देखिए कि बिजनौर हो, नगीना हो, अमरोहा जहां कंवर सिंह तंवर की बात की गई है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अभी जैसा आमोद कह रहे थे, श्रावस्ती, पिछली बार बीएसपी के शिरोमणि वर्मा यहां से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए थे। इस बार वहां से टिकट बदला गया है और साकेत मिश्र जो कि MLC हैं उनको टिकट दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें पश्चिम से पूरब तक और सेंट्रल यूपी तक कोई भी जो चेहरा है वो बदला नहीं गया है। सिर्फ हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने इस बार अपने उम्मीदवार बदले हैं। जिन लोगों के बारे में चर्चा थी, चाहे वो चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे हो, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल हो, सभी पुराने चेहरे उतारे गए हैं। बस्ती से हरीश द्विवेदी भी हैं, मोहनलालगंज से कौशल किशोर हैं, सभी पुराने चेहरे। श्रावस्ती जो हारी हुई सीट थी, लेकिन इसके अलावा सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, यहाँ तक कि आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, अभी तक सुल्तानपुर और आपको कहें पीलीभीत, मेनका और वरुण की सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कोई चौंकाने वाला नाम इस पूरी लिस्ट में नहीं है, कम से कम यूपी के मामले में तो आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए पंकज। तो देखिए, यूपी में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नाम नहीं है, लेकिन यहां पर दूसरे कुछ राज्यों में, राजस्थान, बंगाल, इन सब जगहों पर भी सीट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और आनंद हमारे साथ है। आनंद, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम क्या दिल्ली में है, ये माने? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली में 4 से 5 जो है नए उम्मीदवारों को बीजेपी मौका देगी और जिनका हम लोगों ने नाम लिया, अगर हम बात कर रहे हैं तो चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, ये कैट के चेयरमैन भी है और साथ ही साथ ये लगातार व्यापारियों के लिए काम करते रहे, उनके मुद्दे उठाते रहे। तो ये व्यापारी बहुल सीट है, बनिया बहुल सीट है चांदनी चौक, वहाँ से प्रवीण खंडेलवाल को दिया है। हर्षवर्धन का टिकट कट गया, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे। मनोज तिवारी, जो आज 5 नाम लिए गए उसमें सिर्फ एक ही नाम पुराना है, मनोज तिवारी का, जिनको रिपीट किया गया उत्तर पूर्वी दिल्ली से। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को लेकर बड़ी शिकायतें थी, उनके मंत्रालय में भी शिकायतें थी कि वो अधिकारियों से ठीक से बात नहीं करती है, टाइम से किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचती है, पॉलिटिकल कार्यक्रम हो या सरकारी कार्यक्रम हो। बांसुरी स्वराज जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं, लीगल सेल में है दिल्ली में, उनको मौका दिया गया और लगातार बहुत टाइम से काम भी कर रही थी। और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया। ये दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दक्षिण दिल्ली से, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि अभी MLA हैं, उनको टिकट दिया गया है। रमेश विधूड़ी का टिकट काटा गया। रमेश विधूड़ी ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, आपत्तिजनक बयान दिया था, उसका उनको खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्दों से कतई नहीं चाहेंगे कि उनके सांसद या उनके नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, वो भी सबसे बड़ी पंचायत में, सबसे जो पवित्र जगह है, सबसे बड़ी संसद है पंचायत संसद में। तो ये दिल्ली की बात करें, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नाम दिल्ली में हमको नजर आए हैं। देखा जैसे 5 में से 4 जो है नए चेहरे हैं, एक ही पुराना है। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी बीजेपी ने जहाँ जहाँ उसको लगा है कि ये समीकरण में जो फिट बैठता है, अगर मौजूदा सांसद है, अगर समीकरण में फिट बैठता है, वो सीट निकाल देता है तो निकाल सकता है, तो उसको मौका दिया गया है। लेकिन दिल्ली में एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि जो अलायंस हुआ है आम आदमी पार्टी का और
कांग्रेस का, वो भी एक बड़ी वजह है इन तमाम जो सांसदों के टिकट काटे हैं उसके पीछे क्या। बिल्कुल, तो कई सारी वजहों को ध्यान में रखते हुए इन टिकटों का ऐलान किया गया है। 195 टिकटों का ऐलान किया गया है। हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी, कुछ आपको चौंकाता है या एज पर आप कह रहे थे कि बीजेपी के बारे में कोई भविष्यवाणी मत करो, या हम जो कह रहे थे उसमें से आधी चीजें तो सही हो गई? नहीं, इसकी पहली टिप्पणी यह है कि पहली लिस्ट में 195 की सूची जारी करना ये बता रहा है कि पार्टी अन्य पार्टियों से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर रही थी, पहले से मंथन हो चुका था। 195 सामान्य नहीं होता है पहली लिस्ट में जारी करना, जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जो दूसरा इसका प्रमुख है कि इसमें कई नेताओं के, खासकर दिल्ली देखें तो कई नेताओं के चुनावी राजनीति के अंत की संभावना, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन लंबे समय से दिल्ली के राजनीति के एक शीर्ष चेहरे में से होते थे, अगर उनका टिकट कटा है तो कम से कम यह माना जा सकता है कि वो उनकी चुनावी राजनीति का एक प्रकार से अंत हो गया है। प्रवेश वर्मा का टिकट कटा है विधानसभा में, उसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे अभी कहना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी वेस्ट दिल्ली में अपनी पॉलिटिक्स का कल्चर बदलना चाहती है। उसके जगह जगह पर जिस महिला को दिया गया है वो दक्षिण की मेयर रही हैं, वो एक्टिव रही है, उन ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनकी भाषा रही है, तो महिलाओं को लाने की दृष्टि से है। सर, इस सीट पर जरूर एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि प्रवेश वर्मा पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे। प्रवेश वर्मा जिस एग्रेसिव तरीके से राजनीति कर रहे थे उसमें उनका टिकट कटना ये बड़ा सवाल नहीं। उसके साथ साथ आप इनको भी जोड़िए, रमेश बिधुरी ने एक भाषण दिया था लोकसभा में, और उनका भी टिकट कटा। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उनको राजस्थान के एक क्षेत्र का, एक जिले का उनको प्रभारी भी बनाया, लेकिन इस समय कटने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर मुखर है। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व पर मुखर नहीं है, लेकिन हिंदुत्व पर मुखर रहते हुए किसी दूसरे समुदाय के विरुद्ध अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं, दूसरे समुदाय के विरुद्ध अगर आपकी भाषा में ऐसे तलखी है या उसमें थोड़ा असभ्य भाषा आ रही है, उसको शायद बीजेपी इस समय स्वीकार नहीं कर रही है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हिंदुत्व का अर्थ हमारे भारत में किसी दूसरे समुदाय के लिए, हमारे लिए अपमान की भाषा या उनके विरोध की भाषा नहीं होना चाहिए। ये दो प्रमुख टिकट कटने के पीछे अगर एक आधार हो सकता है तो मुझे लगता है कि यही और मीनाक्षी लेखी, देखिए मीनाक्षी लेखी जी का तो पिछली बार ही कट गया था टिकट, क्योंकि जिस ढंग से वो काम कर रही थी, लेकिन वो एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। और अमोद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, अब तक आपने पूरी लिस्ट देख ली, सबसे पहले सबसे प्रमुख नाम जो कि अब इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बड़े नाम जो कट चुके हैं। देखिए, बड़े नाम जो कट गए हैं, ऐसा मुझे ढूंढना पड़ रहा है और इससे कुछ दिख नहीं रहा है कि बड़े नाम, या तो घोषणा भी नहीं हुई है, जिन नामों की खोज रहे हैं उन सीटों को भी घोषित नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ नामों को, जैसे सरोज पांडे को चुनाव लड़ाया गया है कोरबा से। कोरबा एक छत्तीसगढ़ में ऐसा सीट है जहाँ पे ये माना जाता है कि बीजेपी वहाँ कमज़ोर है, तो बीजेपी अपने बड़े नेताओं को उन कमज़ोर सीटों पर लड़ाने की भी कोशिश कर रही है जहाँ पे पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कमज़ोर सीट माना जाता है कोरबा को, और कोरबा में सरोज पांडे को उतारा गया है। इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से दिल्ली में दो महिलाओं को उतारा गया है साथ में,
तो और जहाँ टिकट कटी है वो भी देखने वाली बात है। अमोद एक नाम और है जिस पर काफी चर्चा आने वाले दिनों में हो सकती है। केरल के मल्लपुरम में डॉक्टर अब्दुल सलाम, हालांकि वो मुस्लिम बहुल सीट है, उसके बावजूद बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। क्या पार्टी इस छवि को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए 198 में एक ही अब्दुल मनान है और बीजेपी को अपनी छवि से निकलने की बहुत ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये मान के चलते हैं कि उनके पार्टी को अल्पसंख्यक वोट उतना नहीं मिलता, लिहाजा वो उनके लिए टिकट बहुत अनाउंस नहीं करते हैं। हाँ, केरल में मजबूरी ज़रूर है कि केरल में आपको कुछ सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारना होगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह गए। तो वहाँ पर अब्दुल मन्नान जैसे लोगों को जो सो कॉल्ड वहाँ पे एक सेकुलर फेस है मुस्लिमों में भी, उनको पार्टी जरूर सामने लाने की कोशिश कर रही है। अब्दुल मनान जो है, अब्दुल सलाम माफ कीजिएगा, अब्दुल कलाम जो है, उनके नाम को लेकर काफ़ी दिन से चर्चा थी कि उनको टिकट मिल सकता है। बीजेपी एक लोन मुस्लिम अगर कैंडिडेट कोई खड़ा करेगी तो उनका नाम जरूर रहेगा, ऐसी चर्चा जरूर थी। लेकिन अभी इस तरह की परिपाटी अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे सीट हैं, 3-4 ऐसी सीटें पश्चिम की हैं जहां पे अल्पसंख्यक डोमिनेंस है, लेकिन बीजेपी वहां पे अल्पसंख्यक क्या उतारेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारी जो जानकारी है कि वहां से बीजेपी अपने समीकरण को बिठाते हुए हिंदू उम्मीदवार ही अब तक देती रही है। और आगे जो आप बात कह रहे हैं उन्हीं सीट्स की बात एक बार पंकज झा से कर लेते हैं। पंकज, जो सीट्स बता रहे थे उसमें संभल है, वहां से परमेश्वर लाल सैनी को उतारा गया है, अमरोहा कंवर सिंह तंवर को उतारा गया है, रामपुर से घनश्याम लोधी को उतारा गया है। अब अगर इन तीनों को देखें, खासतौर से मुरादाबाद मंडल बीजेपी के हाथ से निकला रहा 2019 में। देखिए, पिछली बार चूंकि एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था, इसीलिए मुरादाबाद मंडल की सभी 6 लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं और रामपुर, जहां मुसलमानों का यानी मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, वहां भी पिछली बार उपचुनाव में घनश्याम लोधी जीते थे। और 2014 के चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो संभल जैसी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इसीलिए बीजेपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण पर ही चल रही है। घनश्याम लोधी को उतारा, परमेश्वर लाल सैनी को उतारा। ये जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है, जहां दलित और साथ में जो छोटी छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ों के, सैनी, शाक, इनको पार्टी ने प्रेफरेंस दिया है, उन पर भरोसा जिताया है बनिस्पत कि वो मुस्लिम बाहुल इलाके में मुस्लिम को उम्मीदवार दे। उस रणनीति पर बीजेपी बिल्कुल नहीं चली है। मथुरा का नाम भी जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से भी कई खबरें आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने फिर हेमा मालिनी को ही टिकट दिया है। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि अभी जो पहली लिस्ट आई है उसमें कुछ भी चौंकाने वाला नाम नहीं है। मतलब जगदम्बिका पाल को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही थी, जैसे मथुरा को हेमा मालिनी को लेकर के। मथुरा में भी बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया गया। वो तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, तो इसीलिए बीजेपी ने जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो अभी ठीक ठाक हैं, उनको बिल्कुल नहीं बदला है। हारी हुई सीटों पे चेहरे बदले, मुझे लगता है। तो पंकज, आप ये कह रहे हैं कि पहली जो लिस्ट है उसमें बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया है, लेकिन आने वाली जो और लिस्टें होंगी और जो नाम होंगे उनमें आगे फेरबदल दिख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी या फिर बृजभूषण शरण सिंह, ये सारे नाम या उन सीटों का जिक्र इसमें नहीं है। मुझे लगता है उन सबको होल्ड किया गया है, उस पर फैसला बाद में होगा। जहां आम सहमति से सारे फैसले कर लिए गए हैं, उन सब सीटों की 51 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ध्वज, मेरे सहयोगी राजस्थान से, जयपुर से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ध्वज, एक बार जरा, जो राजस्थान में नाम आए हैं, वैसे तो उसमें भी कोई बहुत चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए राहुल जी, जो हमने जो नाम बताए थे उसमें सिर्फ एक नाम को छोड़ दें, उदयपुर के मन्ना लाल रावत। उसके अलावा जो भी हमने नाम बताए थे सबसे एक्सक्लूसिव नाम थे, सबसे पहले हमने नाम बताए थे वही के वही नाम है जो कि यहाँ घोषणा की गई है। 6 नए नामों को, यानी कि 6 नए नामों को यहाँ जगह दी गई है लिस्ट में। 9 पुराने नाम, जो 6 और 9 यानी कि जो 15 नाम हमने बताए थे वो बिल्कुल सटीक बैठे हैं। और इनमें जो है ज्योति मिर्धा, जो कि एक महिला जो कि उम्मीदवार हैं, इनको जो टिकट दिया गया है, ये माना जा रहा था कि ज्योति मिर्धा को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि ये पहली महिला लोकसभा की उम्मीदवार। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
थोड़ा सा साइड हो जाइए। अगर जोर से लौट सके निवास का भोपाल का वहाँ पर राजा सिंह उनका स्वागत कर रही है। वहाँ पर के साथ साथ ये शुभकामनाएं बने कि अब नई दिन नई लड़ाई संसद में पहुँचेंगे। अब बहुत बधाई उन्हें बधाई देते हैं। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल रहा है, एक लंबा कार्यकाल रहा है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री का पद संभाला है और इसीलिए आज शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़े शहरों की बात करते हैं जिनको इस लिस्ट में टिकट दी गई है। अर्जुन मुंडा इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री हैं, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश से, अब उनको पार्टी केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है और इसलिए उनको विदिशा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। विदिशा से उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो 400 प्लस का लक्ष्य है, इसमें ऐसे नाम हमें और दिखेंगे अवधेश जी आने वाले वक्त? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री में विप्लव देव का नाम है। विप्लव देव का भी नाम, क्योंकि अर्जुन मुंडा तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री में विप्लव देव का नाम है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो करीब 6 लोगों का टिकट कटा है और प्रज्ञा ठाकुर पिछली बार एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन के आई थी, लेकिन अब देखेंगे उनका टिकट कटा है, क्योंकि जो उस समय उन्होंने खासकर नाथूराम गोडसे को लेकर के जो बयान दिए थे, उसके बाद दिए थे, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भैया ये मुझे, मेरे दिल को बहुत इससे चोट पहुंचा है। लेकिन तो जाहिर है कि एक संदेश चारों तरफ है। अगर आप देखेंगे तो इस बार ऐसे लोगों का नाम इस सूची में नहीं है जिन्होंने उस ढंग से खासकर दूसरे समुदाय को लेकर के या ऐसे विवादास्पद बयान दिए जिससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उत्तर देना कठिन हुआ है। लेकिन देश भर में देखेंगे तो अभी तक सरप्राइज वाले कोई नाम नहीं है। जैसे अयोध्या की बहुत चर्चा थी, लेकिन लल्लू सिंह रिपीट किए गए हैं और जो अभी नहीं हुआ है बाकी आपने पढ़ दिया है वो सारे नामों को जो है, तो इसलिए सरप्राइज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को तो ला रही है कि नए लोगों को लाएंगे, लेकिन एक कंटिन्यूटी भी है। एक पार्टी के अंदर आत्मविश्वास है कि हम आगे भी चुनाव जीतेंगे, कि नहीं तो 2-2 बार जीते हुए, 3-3 बार, 4-4 बार जीते हुए लोगों को अगर टिकट मिल रहा है तो उसका मत स्पष्ट है। अवधेश जी, सरप्राइज तो है, सरप्राइज तो है। अगर प्रवेश वर्मा का टिकट कटता है तो सरप्राइज है नहीं, प्रज्ञा ठाकुर, क्योंकि 2019 से पहले इसी तरीके के नेता काफी आगे बढ़ रहे थे। अगर बीजेपी इस तरीके के नेताओं को पीछे कर रही है तो क्या 2024 में अब बीजेपी एक नए विचार के साथ में थोड़ा अपनी तस्वीर बदल करके आने की कोशिश में? नहीं, इसको मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर इस समय सीएए लाने जा रही है, कॉमन सिविल कोड को किया है, प्रधानमंत्री हर भारत भाषण में अयोध्या से लेकर के महाकाल की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व को अगर उनकी पार्टी नहीं समझती है तो ऐसे लोगों के साथ विषय है कि हिंदुत्व एक व्यापक स्वरूप है। अगर विश्व के स्तर पर हमको हिंदुत्व को एक कम्युनिज्म के पूंजीवाद के समानांतर उस विचार को खड़ा करना है तो इस प्रकार की भाषा नहीं चलेगी किसी के बारे में, क्योंकि उस भाषा से पार्टी की नहीं पूरे हिंदुत्व की, देश की छवि खराब होती है। तो उसमें कहीं कोई नहीं है। बीजेपी अपनी छवि उसके अनुसार चेंज नहीं कर रही है। बीजेपी एक्सट्रीमिज्म को, जो एक्सट्रीमिज्म है हिंदुत्व के नाम पर, उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हिंदुत्व पर ज्यादा प्रखरता से काम होगा, लेकिन वो हिंदुत्व है सर्वसमावेशी होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा। आपने देखा ही पहली बार एक मुसलमान को टिकट केरल से दिया, जिसकी आपने चर्चा भी की है, क्योंकि अब इस समय मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं तो टिकट बीजेपी नहीं देना चाहती है, क्योंकि मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलता ही नहीं है। ये बीजेपी के सामने स्पष्ट है। जब मुसलमान धीरे धीरे बीजेपी को वोट देंगे तो शायद टिकट भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व, विकास और सामाजिक न्याय, ये 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है और तीनों का संतुलन इस टिकट में आपको देखता है। 102 टिकट जो है कुल मिलाकर के वो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति को दिया गया है। कुल 102 के आसपास टिकट है। तो ये एक सामाजिक न्याय की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
और जो कुछ नाम आप बता रहे हैं वहां से, चूंकि आपने आसनसोल की चर्चा की, वहां से एक फिल्म सितारा को ही भाजपा ने जिताया था ला करके, वो भी राजनीति में नहीं थे, तो वहां से चूंकि वो एक क्षेत्र जो है वहां उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उस क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहले से बसे हुए हैं, तो वहां भोजपुर का एक प्रभाव है, उस फिल्म, उनकी कलाकार की लोकप्रियता है, उस दृष्टि से कुछ नाम लाए गए हैं। लेकिन अभी तक 4-5 नामों की जो चर्चा थी वो लिस्ट में नहीं आया है। यूपी के आने वाले लिस्ट में हमको थोड़ी नजर, कौन से वो नाम है जिनकी आप जिनको आप ढूंढ रहे थे इस लिस्ट में? नहीं, कई नाम है। अभी तो हिमाचल प्रदेश का घोषणा होना बाकी है, उत्तराखंड का घोषणा बाकी होगी। अनिल बलूनी जी का नाम चल रहा था, अभी उत्तराखंड से इस लिस्ट में नहीं आया है। कंगना रनौत का नाम अभी चर्चा चल रही थी, लिस्ट में नहीं। अक्षय कुमार तो कठिक, अक्षय कुमार का नाम मेरी दृष्टि में नहीं था, मीडिया में चल रही थी, लेकिन ये 2 नाम बीजेपी में गंभीरता से चर्चा में थे, वो 2 नाम नहीं आए हैं। तो उसमें फिर चंडीगढ़ में अभी घोषणा शायद नहीं हुई है। चंडीगढ़ अभी तो 16 राज्य देखें, 2 केंद्र शासित तो चंडीगढ़ आता है, तो चंडीगढ़ में किरण खेर का तो जाना तय है, लेकिन वहां से कौन नाम आते हैं, 2-3 नाम उसमें चर्चा में रहे हैं। बंगाल, लेकिन एक बार चल के और महेश शर्मा जी को लेके बहुत चर्चा थी कि शायद महेश शर्मा के त्यागी समुदाय उनके खिलाफ पे टिकट कट सकता है। वो महेश शर्मा जी का टिकट रहा है, जो उन्होंने काम किया है, क्योंकि अपने क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है उसका पुरस्कार उनको मिला है, आलोचना के बावजूद वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें यह है कि किसी के विरोध विद्रोह भी हो गया है, लेकिन अगर उसकी सर्वे में अच्छी रिपोर्ट है, जनता के बीच अच्छी रिपोर्ट है, तो उसको कायम रखा गया है। छवि देखी गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि आपकी छवि कैसी रही है, ये भी इसमें डिसाइडिंग फैक्टर्स में एक शामिल रहा है। लेकिन बंगाल जो बीजेपी के लिए मिशन की तरह रहा है, विधानसभा में काफी कोशिश की, अभी से लोकसभा में प्रधानमंत्री खुद 2 दिन रहे, अब फिर जाने वाले हैं। रवि, वहां की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो उम्मीदवार दिए गए हैं, उसको जरा बताइए और समझाइए कि बीजेपी ने किन के टिकट काटे हैं और कहां पर नए लोगों को मौका दिया। देखिए, सबसे बड़ा नाम यहाँ पे राहुल सर जो आते हैं वो है अलीपुरदुआर मनोज टिग्गा। मनोज टिग्गा विधायक है, अच्छे नेता है, सब उसको मान के चलते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्पोकन नेता है। और मैं आज, जब आप पहली बार मेरा लाइव हो रहा था आपके साथ, तभी मैंने कहा था जॉन बर्ला का टिकट यहाँ पे कट सकता है, और जॉन बर्ला का टिकट कटा है। इसका कारण 2 है। पहला तो यह है कि जॉन बर्ला लगातार एक अलग नॉर्थ बंगाल की दावा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इस बार राज्यसभा में अनंत महाराज वही जगह से ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो एक ही क्षेत्र से 2 सांसद रहना के कोई मतलब नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉन बर्ला का नहीं रहना यहाँ पे, जो कि प्रतिमंत्री भी है, ये तो पहले तय था। दूसरा नाम यहाँ पे मैं जो कहना चाहूँगा वो है प्रिया शाह। प्रिया शाह बोलपुर के हैं, और ये नए फेस है, और बोलपुर तृणमूल का स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ पे अनुब्रत मंडल का अभी भी चलता है। अनुब्रत मंडल जेल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ उनके चलता है। फिर यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो और कुछ बता सकते हैं रविशंकर, प्रिया शाह का प्रोफाइल थोड़ा बता सकते हैं? देखिए पूरा नया फेस है, कोई इनको ज़्यादा जानते नहीं है, हमारे पास भी इनका प्रोफाइल इतना क्लियर नहीं है, लेकिन नया बिल्कुल नाम है। जिसका बारे में चर्चा में करना चाहूँगा यहाँ पे है हिरन, जो कि घाटाल से है। इन दिनों देव जो तृणमूल के सांसद थे, जो कि बार बार कह रहे थे अपना ट्विटर हैंडल से, अपना सोशल मीडिया हैंडल से, मेरा आखिरी ये लोकसभा का सेशन है, तो बाद में उन्होंने कहा कि राजनीति को मैं छोड़ना चाहता हूँ, राजनीति मुझे नहीं छोड़ रहा है। और ये हिरन ही थे जो कि देव के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ये कहते कि देव भ्रष्टाचारी है। हालांकि दोनों दोस्त है, फिल्म एक्टर है, लेकिन हिरन ने ये इच्छा जताई थी कि मैं देव के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। अब तृणमूल कांग्रेस देव को वहाँ पे लड़ाते हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन हिरन का नाम पहले से वहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, जिसका जिक्र मैं दूसरा कर रहा था, पवन कुमार आसनसोल का। आसनसोल में बहुत ज़्यादा वहाँ पे तृणमूल बीजेपी की तरफ से आशा लगाए बैठे थे अग्निमित्रा पॉल, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जिनको इस बार एमपी का सीट टिकट मिला है, तो अग्निमित्रा पॉल आशा लगा के बैठे थे, वहाँ पे उनको टिकट मिला था। लगातार वो मशक्कत कर रहे थे आसनसोल के एमएलए वो यहाँ पे एमपी मिल जाए, लेकिन पिछली बार जितेंद्र तिवारी के साथ उनका एक जो विरोध था वो सामने आया था। एक तरफ जितेंद्र तिवारी, एक तरफ अग्निमित्रा पॉल, ये 2 थे। तो ऐसा एक फेस को चुना गया जो कि पॉजिटिव फेस भी है, गायक है, पॉपुलर फेस है उस बेल्ट में जहाँ पे ज़्यादा बिहारी रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ पे नॉन बंगालीज रहते हैं। तो ऐसा फेस को दिया गया है जिसको लेके कोई विरोध नहीं कर सकता। बाकी का यहाँ पे अगर आप देखें, शांतनु ठाकुर
काफ़ी यहाँ पे जाना पहचाना नाम है, क्योंकि मथुआ वोट है तो उनको देना ही था, इसके जगह पे कोई नहीं था। इसका बाद जैसे अगर देखें बहरामपुर में डॉक्टर निर्मल कुमार शाह, ये भी एकदम नया फेस है। और बहरामपुर में जहां अधीर चौधरी का घर है, जब लगातार तृणमूल पश्चिम बंगाल में जीत रहा है, बीजेपी 18 सीट मिल रहा है, एक ही सीट पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को मिल रही थी, वो थे अधीर चौधरी का। कुछ दिन पहले ये अटकाए लगाए जा रहे थे कि अधीर चौधरी जो की है बीजेपी में चले जाएंगे, उसका बाद उन्होंने ये मना कर दिया। तो ऐसा फेस को दिया गया है जो नया है, जिसका एक्सेप्टेशन है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे 3 नंबर पे है बहरामपुर में अगर देखा जाए तो। इसका बाद है बड़ी फेस है मालदा दक्षिण का शिरूपा गंगोपाध्याय। तो ये जो शिरूपा मित्र चौधरी है, सॉरी माफ कीजिएगा, शिरूपा मित्र चौधरी एमएलए है, लेकिन वुमेन्स पॉलिटिक्स को लेके, नारी सशक्तिकरण को लेके बहुत ज़्यादा वो सामने रहते हैं, फोरफ्रंट में रहते हैं, एमएलए हैं। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कई ऐसे सीट्स है जिनको स्टैंडिंग एमएलए को एमपी सीट टिकट दिए हैं। अगर इनमें से कोई भी जीतता है तो पश्चिम बंगाल में फिर ये सीट में चुनाव होंगे एमएलए का, तो जिसमें फिर अब तृणमूल कांग्रेस जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, ये देखने वाली बात है। बाकी ऐसे ज्योतिर्मय सिंह महातो ठीक नाम ही है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी सांसद थे। लॉकेट चैटर्जी एक्सपेक्टेड थे वो वहाँ पे होंगे। डॉक्टर रोतिन चक्रवर्ती पहले तृणमूल में थे, उसके बाद बीजेपी में गए, हावड़ा के मेयर थे। बड़ी नाम है तृणमूल के, जो कि पहले ही चले गए थे बीजेपी पे, और वो यहाँ पे हावड़ा से लड़ रहा है। लेकिन जो देखने वाली नाम है शुभेंदु अधिकारी का भाई सौमेंदु अधिकारी कांथी से लड़ रहा है। कांथी से पहले शिशिर अधिकारी थे, जो कि कुछ दिन पहले ही साफ हो गया था, वो वहाँ से नहीं लड़ेंगे। लेकिन सौमेंदु तृणमूल में थे और उसका बाद अब बीजेपी में आके वहाँ से कैंडिडेट हो रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया और उन्होंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युग दृष्टा हैं। उन्होंने भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा और अब विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरा अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। यहाँ की जनता ने 5 बार सांसद के रूप में चुनकर मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। एक बार पुनः पार्टी ने अपने इसी परिवार की सेवा का अवसर दिया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि भाजपा 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर सरकार बनाएगी। और प्रवीण खंडेलवाल, जिनको चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया है, वो क्या कह रहे, सुन लेते हैं। पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। ये बताइए इस बार का नारा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अब की बार 400 पार। ठीक, आइए। तो प्रवीण खंडेलवाल, जो कि खुदरा व्यापारियों का संगठन है CAIT, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और वो व्यापारियों को लेकर राहुल काफी पूरे देश में अभियान चलाते हैं, उनको लेकर कार्यक्रम करते हैं। और अब उनको यहां चांदनी चौक, जो व्यापारी बहुल सीट है, वहां पर टिकट देकर बीजेपी ने एक स्मार्ट मूव चलाया। देखिए, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रवीण खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि देश के जो आर्थिक जो भी आंकड़े आते हैं, खासतौर से व्यापार से जुड़े हुए, चीन को लेकर के, वो सबसे पहले डेटा जो है वो प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से ही सामने आता है। और प्रवीण खंडेलवाल बताते हैं कि इस बार दिवाली पे कितने जो चीन के सामान थे उनका बहिष्कार किया गया और भारत के सामान जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। लेकिन जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही है, अमोद, नेक्स्ट लिस्ट के बारे में यानी CEC के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अब अगली कब होगी, और क्या बीजेपी थोड़ा सा वेट करके अब आगे चलेगी या फिर जिस कवायद को उसने शुरू किया है सबसे पहले ही खत्म करेंगे? मुझे लगता है कि राहुल जी, बीजेपी इसमें एग्रेसिव मोड में है और 195 की सूची आने के बाद 6 मार्च को बताया जा रहा है, 6 मार्च को अगली CEC की बैठक होगी, और 6 को हो या 7 को, इन दोनों 2 तारीखों में से एक दिन होनी तय है। और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी 3 CEC की बैठक कर अपने लगभग 75% सीटों को घोषित कर चुकी होगी। चुनाव के ऐलान के बाद महज 15 से 20% टिकट जो बचे होंगे उसको घोषित करेगी। तो बीजेपी फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपना लेना चाहती है, और उसके लिए उसकी जो तैयारी है वो दिखा भी रही है कि जो अभी आज की 195 की सूची आई है, इसमें बहुत खोजने के बाद भी बहुत उसमें से ऐसे नाम नहीं निकल रहे हैं जो बहुत कमज़ोर हों। हाँ, ये ज़रूर था, ऐसा लगता था कि जिनके उम्र ज़्यादा हो गए हैं उनको टिकट देने में आनाकानी किया जा सकता है और आगे की राजनीति को ध्यान में रखते हुए युवाओं को मौका दिया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है, काफ़ी राजनीति के माहिर लोग हैं, और सरप्राइजिंग उसमें कुछ भी नहीं है। सरप्राइजिंग ये ज़रूर है कि जिन लोगों को हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि रिपीट होंगे, वो लोग भी रिपीट किए गए हैं। यानी बीजेपी
बीजेपी जीत के लिए कोई भी कोर कसर बाकी रहने देना नहीं चाहती है, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। अमोद, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत जल्दबाजी होगी, आप इस खबर को, इस पूरी लिस्ट को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसके बाद ये एनालिसिस पूछना चाहिए ये सवाल, लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि 195 ये जो सीट्स जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसमें कितनी सीटें अभी फिलहाल बीजेपी के पास हैं? इसमें से मैंने अभी वो काउंट नहीं किया है, लेकिन तकरीबन इसमें 100 सीटों के आसपास बीजेपी की अपनी सीटें हैं जो बीजेपी जीती हुई है। 100 से ज़्यादा सीटें हैं, इनफैक्ट वैसी सीटें जिसको बीजेपी ने पीछे जीता हुआ था, और तकरीबन 80-90 सीटें वो सीटें हैं जहां बीजेपी हारी हुई सीटें हैं, 80 के आसपास वो सीटें हैं। तो बीजेपी ने उन उम्मीदवारों पे भरोसा जताया है, ज़्यादातर उन उम्मीदवारों पे भरोसा जताया है जो पिछली बार जीत कर आए थे, और चूंकि लगातार सर्वे होता रहता है और अपने उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लेती रहती है पार्टी, और वैसे उम्मीदवार जिनका फीडबैक लगातार ठीक आता रहा है, तो कुछ आनाकानी के बावजूद उनको टिकट दिया गया है और उन पर विश्वास जताया गया है। जिन सीटों को बीजेपी चुनाव हार गई है वहाँ पर भी मजबूत उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश की गई है, और उसमें नया कुछ प्रयोग भी हुआ है, जैसे कि नवयुवकों को ज़्यादा दिया गया है या अपने कद्दावर नेताओं को ज़्यादा दिया गया है जो मजबूत नेता है, लेकिन वो सीट बीजेपी हार चुकी है, तो दूसरे सीट से उनको वहाँ शिफ्ट करके चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये कुछ प्रयोग इसमें हुए हैं, थोड़ा इसको स्टडी करने के बाद और बेहतर ढंग से इसमें देखा जा सकता है, बताया जा सकता है। राहुल जी, कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, और 2014 में भी ऐसे एक जिलाध्यक्ष था पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया, और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने बड़ी जिम्मेदारी आपको कि जीती हुई सीटें हैं। मैं जो इतना काउंट कर रहा हूं, निकल 23 से 24 सीट ही है जो बीजेपी के पास नहीं है। इसमें से अभी जितनी घोषणा मैक्सिमम 25 हो सकता है अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये ज़्यादातर सीटें वही है जो भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। गुजरात की तो सभी सीट उसने जीती थी, मध्य प्रदेश की लगभग सभी जीती हुई सीटें हैं, आपको राजस्थान की सभी जीती हुई सीटें हैं, असम की सभी जीती हुई सीटें हैं, झारखंड की है, छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ की एक सीट जो है बीजेपी की जीती हुई नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के इस समय जो लिस्ट है ये बीजेपी की उन सीटों की ही है जिस पर बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। केरल को अगर हम छोड़ देते हैं तो तेलंगाना में भी आपकी जीती हुई 2 सीटें घोषित हो चुकी है इसमें। तो हाँ, तो इसलिए अब बाकी उतना ही है इसमें। आने वाले समय में जहां जहां जैसे अगर तमिलनाडु की घोषणा होती है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश की घोषणा होती है, उड़ीसा की घोषणा होती है, तो उसमें दिखाई देगा कि हाँ कहाँ कहाँ क्या हुआ है। लेकिन ये तो सारे 303 सीटें उसके पास है, इन्हीं सभी क्षेत्रों से था, तो मैक्सिमम सीटों की घोषणा हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पहली सूची 164 की जारी कर दी थी चुनाव घोषणा होने के पहले, और मेरी जानकारी है कि 10 मार्च तक ये 350 के आसपास सूची ये निश्चित रूप से जारी कर देंगे, जिस ढंग से तैयारी इनकी चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो बता भी दिया गया है कि आप वहां तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय दूसरी पार्टियों के प्रमुख नेताओं को छोड़ दीजिए कि जिनका सीट तय है, उन सबसे आगे अपने उम्मीदवारों को पहले उतार करके ये संदेश भी दे रही है कि हम चुनाव लड़ने में भी सबसे आगे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का भाषण देख रहे हैं कि चुनाव का एजेंडा भी लगभग सेट हो गया है। इस बार के चुनाव में राहुल जी, मेरा मानना यह है कि जैसे सिंगूर और नंदीग्राम केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, वो देश भर का मुद्दा बना था। वामपंथियों को व्यापक क्षति हुई थी उसके कारण, वो एक समय सरकार बनवाते थे, वो बनाने की स्थिति में नहीं रहे। वही स्थिति इस बार संदेश खाली की होनी है। वो पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में बीजेपी उसको ले जाना चाहती है, उसका असर होगा। अच्छा अवधेश जी, एक चीज और, आप क्योंकि विपक्षी पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के लिए भी कोई मैसेज देखते हैं इस लिस्ट में आप? देखिए, INDIA के लिए मैसेज यही है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस है। हमेशा आगे बढ़ के, अगर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा से लड़ना है, जो न थकती है, न बैठती है, न सोती है, 24 घंटे काम करती रहती है, चुनाव के सदा मोड में रहती है, तो आपको उसके अनुरूप आना पड़ेगा। मुद्दे और चेहरे के साथ कैंडिडेट्स लाना, फाइनल करना। अभी तक तो उनकी सीट शेयरिंग के समझौते भी नहीं हुए हैं। यद्यपि बीजेपी का भी अभी बिहार में फाइनल नहीं हुआ है कहां से कहां दिया जाना है, लेकिन बावजूद आंध्र प्रदेश में फाइनल अभी नहीं है, पंजाब में फाइनल
फाइनल अभी नहीं है, लेकिन कम से कम उसने अपनी उन सीटों की घोषणाएं कर दी हैं जो उसके अपने हाथ में रही है। तो ये INDIA के लिए भी था, कांग्रेस अपनी घोषणा कर सकती थी, समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत की है, वो इस अनुसार आगे आ सकती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा कर सकती थी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कर दिया लेकिन पंजाब का नहीं किया है, वो घोषणा कर सकती थी। तो ये उसमें संदेश है कि पॉलिटिक्स भारत की जो है अब उस आक्रामकता और प्रखरता के दौर में है, जिसमें जो कोई भी उसके अनुरूप इस समय कदम नहीं बढ़ाएगा वो पीछे छूट जाएगा। और INDIA इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से काफी पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप देखिएगा बीजेपी जिस तरीके से करती है वो मुझे लगता है बाकी पार्टियों के लिए एक तरीके की नसीहत है, क्योंकि उसने बहुत एग्रेसिव रणनीति अपनी अपनाई हुई है। लेकिन मैं जो सवाल बार बार पूछना चाह रहा हूं, रवि एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, ऐसी सीट्स का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सीट्स अभी बीजेपी के पास नहीं है। बंगाल में बहुत स्कोप है अभी बीजेपी के लिए और चुनौती भी उतनी है। अभी जो सीट्स डिक्लेयर की गई हैं उसमें से कितनी सीट हैं जो बीजेपी के पास नहीं है, कुछ ये एनालिसिस कर पाए आप? देखिए, बीजेपी के पास कुल मिला के 18 सीट्स है, जिनमें से आज जो डिक्लेयर किया गया है उनमें से जादवपुर उसके पास नहीं है, बोलपुर उसके पास नहीं है, फिर यहाँ पे बहरमपुर उसके पास नहीं है, हावड़ा नहीं है उनके पास। कर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और आपने देखा होगा कि 2 सीटें जो है महिलाओं को मिली हैं, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को लेकर? देखिए, जब 26 जनवरी पे जब परेड निकली और 80% महिलाओं ने वहाँ नेतृत्व किया, तो उसके बाद मेरा जहाँ भी जाना हुआ, चाहे वो कोई भी क्षेत्र था, चाहे वो गांव का था, शहर का था, वो कॉलोनी थी, कोई भी था, जब मैंने पूछा कैसा लगा, तो हर महिला ने एक ही जवाब लगा, ऐसे लगा बस जैसे कि हम ही वहाँ पर चल रहे हैं। तो वो जो विश्वास उन्होंने दिखाया था महिलाओं के ऊपर, हर क्षेत्र में मौका दिया है, और जो उनका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हो सकता है जो हमारे लीगल है उसकी वजह से आगे आ रहा हो, लेकिन अपने निर्णय में उन्होंने आज ही बताया कि उनकी कमिटमेंट हमेशा कमिटमेंट होती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। तो कमलजीत सहरावत, पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, बीजेपी के उम्मीदवार, वो यहाँ पर धन्यवाद जताती हुई पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और बताती हुई कि कैसे महिलाओं के बीच बीजेपी की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज है। बीजेपी के हम दिल्ली के कैंडिडेट्स का तो यहाँ पर नाम बता रहे हैं, लेकिन रविशंकर आप बता रहे थे कुछ पश्चिम बंगाल के उन कैंडिडेट्स के बारे में जो हारी हुई सीटों पर जिनका ऐलान किया गया, बताइए जरा। देखिए, जिसका बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि आज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो एडुकेटेड है। एडुकेटेड का मतलब यह है या तो फिर डॉक्टरेट है, या तो फिर पोस्ट डॉक्टरेट है, या तो फिर मेडिकल फील्ड में काम करते। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के जो जनता है वो इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पे ये कोशिश किया है ऐसा लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं इस वक्त जिनको आपसे लोग भरोसा, आज जिनको डिक्लेयर किया गया है, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, उनमें से कौन सी ऐसी सीट्स हैं जो बीजेपी के पास नहीं है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो अपने 18 के आंकड़े को अगर कहीं बढ़ाए तो उसमें बंगाल भी एक जगह है। देखिए, यहाँ पे राहुल जी, यहाँ पे ज़्यादातर जो सीट्स में कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं, या तो वो स्टैंडिंग एमएलए है, या तो फिर वो तृणमूल का अच्छा घर है जहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसा दिया गया है जो कि नया फेस है। जैसे कि जादवपुर का बात अगर करेंगे तो अनिर्बान गांगुली को जो फेस लाया गया है बीजेपी की तरफ से, मिमी चक्रवर्ती वहाँ पे कुछ दिन पहले कंट्रोवर्सी में थे। तो ऐसे सीट्स पे बीजेपी यहाँ पे कैंडिडेट्स दिया है जहाँ पे बीजेपी वीक है, मतलब उनका जो संगठन है वहाँ पे वीक है, तो उसको नया फेस दिया गया है क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुए हैं। अगर ऐसा फेसेस हैं जैसे कि खड़गपुर है, जैसे कि उत्तर कोलकाता है, जहां सुदीप बंदोपाध्याय को लेके इतना कुछ घमासान चल रही है, तो वो सीट्स बीजेपी बचा के रखा है क्योंकि उसमें परामर्श करना जरूरी है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, लखनऊ में आप हैं और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में जितनी अच्छी सफलता हासिल की, जाहिर सी बात है वो इस बार भी उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, और यही वो झलकता है पहले जो 51 नाम ऐलान हुए उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। जो हम अभी बात हो रही थी ना कि कुछ सरप्राइजेज हो सकते हैं,
पहली लिस्ट में जो देखा हमने उसमें कोई ऐसे सरप्राइजेज नहीं है जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि बदलाव भी हो सकता है। हारी हुई सीटों पर देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि अंबेडकर नगर, रितेश पांडे बीएसपी के सांसद थे, उनको भाजपा में लाया गया है, उनको वहां से टिकट दे दिया गया। श्रावस्ती से आपने अभी सुना कि साकेत मिश्रा को, ये हारी हुई सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसी तरीके से 5-6 ऐसी सीटों के बारे में आज अनाउंसमेंट किया गया है। हारी हुई सीटों पर तो उम्मीदवार बदले गए हैं, संभल से लेकर अगर आप देखें नगीना तक, लेकिन जो दूसरी सीटें हैं जहां मैं चर्चा कर रहा था वहां सब पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, भले ही उनकी उम्र हो गई। सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो विनिंग फैक्टर, कि वो जीत सकते हैं, और यही सबसे बड़ा पैमाना है। और इसीलिए बीजेपी का चूंकि मिशन 75 वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार ही उनका फोकस रहा बीजेपी का। कम से कम पहली लिस्ट तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। और ये जो 29 बचे हैं उसमें लग रहा है कि कुछ विवादित भी होंगे, कुछ चर्चित भी होंगे, और वहां नाम काटते वक्त बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है, रीता बहुगुणा जोशी की हो रही है, बलिया को लेकर मामला फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि 1-2 राज्यसभा सांसदों को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आगे जो लिस्ट आए उसमें सरप्राइजेज हों, कि ये चौंकाने वाले नाम जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। अकु श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अकु जी तो छोटी छोटी पार्टियों पे एक किताब भी लिख चुके हैं। अकु जी, मुझे ये बताइए, ये जो आज की लिस्ट है, ये क्या आपको इसमें मैसेज आपको दिख रहा है बीजेपी की तरफ से? 400 पार वाला मैसेज है इस लिस्ट में? देखिए, 400 पार वाला मैसेज में मत देखने की कोशिश कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो 370 भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है करने के लिए, ये तो एक क्वाइन किया गया, क्योंकि धारा 370 थी। अगर वो धारा अनुच्छेद 365 होता है, 375 होता तो वो हो जाता, लेकिन ये तय है कि वो 350 के आसपास घुमाने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी को। अब वो कितना हो पाता है, नहीं हो पाता, ये देखना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने उन जगहों पर जहां खुद कमजोर थे, वहां पर छोटे दलों को आगे करके उन सीट को समर्पित कर दिया है। बागपत की सीट का उदाहरण लिए, सतपाल सिंह का तो पत्ता कट ही गया है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग कम अंतर से जीते थे, जिनका जीतना पक्का नहीं था, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, जीतना अच्छा मतलब जो कम अंतर से जीते थे और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। गौतम गंभीर का जीते थे 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। रमेश बुधोड़ी को हटाया इसलिए क्या कि उनकी इमेज ऐसी थी जो पार्टी को खराब कर रही थी। उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं उनको किनारे कर दिया जाएगा, कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा उनका, लेकिन उनको एक अलग तरीके से एक मैसेजिंग भी दी गई है कि अगर इस तरीके से गलत बात होगी तो नहीं, ऐसा हम बर्दाश्त करेंगे। और कोई दबाव में नहीं है। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, कि जो हमने सोच समझ गया। अजय टेनी का जो है को टिकट दिया गया, कैसे दिया गया? वो इसी आधार पे दिया गया कि अगर उनको लगता है वो काम के हैं, विजिबिलिटी है, तो चाहे जितने विवाद में हो। कौशल किशोर के लिए लेकर के भी यही हुआ था, उनके यहाँ बहुत सारी चीजें थी, मोहनलालगंज वाले को लेकर के, वो उसमें भी वहां से उनको फिर से टिकट दिया गया। तो जो विजिबिलिटी है, चाहे वो उसका पुराना अंतर और मतलब जो कम सीट अंतर से जीते थे, उनको भी बहुत सोचा समझा गया है। जो ज्यादा अंतर से जीते थे, उनकी परफॉर्मेंस को देखा गया है। और अभी जैसे चांदनी चौक में प्रवीण खंडेलवाल, साल नहीं पूरे 5 साल से वो आदमी लगातार लगा रहा, डिफरेंट योजनाओं को लेके लगा रहा, जो बाजार में हो रहा है उसको लेके लगा रहा। किसी को बहुत ज्यादा यकीन नहीं था कि प्रवीण खंडेलवाल आ जाएंगे, लेकिन नया चेहरा, व्यापारी के साथ में बड़ा उनका बैकअप है। और पार्टी जिसको पुराना जो माना जाता था कि जिनके लिए पार्टी है, जिनका काम करती है, उस तरह के एक चेहरे को उतारा है। बांसुरी एक इमोशनल चेहरे को लेकर के हुई। ये सबको पता था कि मीनाक्षी लेखी का टिकट कटेगा, तो उसकी जगह ये भी एक आभास होने लगा था। हम लोगों ने खुद लिखा और बोला भी आप लोगों के साथ में कि वो आ सकती हैं। बांसुरी बिल्कुल युवा चेहरा है। फोकस देखिए,
फोकस ये है कि कोई पार्टी इस तरीके से, वो भी 195, देश के इतिहास में पहली लिस्ट अगर आती 195 लोगों की लोकसभा की, यानी कि लगभग 40% से ज्यादा, 40% के आसपास, वो आप बहुत स्पष्ट तौर पे घोषित करें तो इसका मतलब पूरी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है, एक एक सीट पर सोच समझ के काम किया गया है। ये जरूर है कि टिकट कितने लोगों के नहीं कटे हैं, जो अपने आप में थोड़ा आश्चर्य करता है, लेकिन वहां पर हमें आपको आश्चर्य कर सकता है। लेकिन प्रत्याशी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद आपको। 5 बार आप सांसद विदिशा से रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया सर? पहले भी विदिशा से 5 बार सांसद रह के जनता की सेवा करने का विनम्र प्रयास किया है। विदिशा मेरा परिवार है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री केंद्रीय हमारे आदरणीय अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की सेवा का एक मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ है, मिशन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, और मिशन जहाँ उचित समझता है वो काम हमको सौंपता है। अब ये काम सौंपा है, इसको भी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। सर, इस सीट से आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है। 91 में खुद अटल जी ने सीट छोड़ी, कहा शिवराज अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और इसी सीट से चुनाव लड़ना कितनी बड़ी बात आपके लिए? मेरे लिए बहुत आनंद का और सौभाग्य का विषय मानता हूँ कि मुझे फिर विदिशा की जनता की सेवा करने का, विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, और मौका भी उस समय मिलेगा जब युग पुरुष और युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है, और जन कल्याण के कामों का भी इतिहास रचा जा रहा है। और अब मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह योगदान करने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हो। सर, 2014 में 29 में से 27, 19 में 29 में से 28, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा, और चुनाव जीतने के बाद आप गए भी थे वहां पर। इस बार 29 में से 29, छिंदवाड़ा सहित सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब की बार 400 पार, ये मंत्र जमीन पर उतार के हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के लिए है, जनता का प्रेम और श्रद्धा मोदी जी में। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से बुधनी में चुनाव लड़ते हैं आप, बुधनी में प्रचार के लिए नहीं जाते, पूरे प्रदेश में रहते हैं, विदिशा में भी वही चीज़ आप दोहराएंगे, पूरे प्रदेश में घूमेंगे, प्रचार करेंगे? कि जनता का प्यार और आशीर्वाद साथ है, जितना जरूरी होगा उतना जरूर। एक बार कई वर्षों से मैं नहीं गया, क्योंकि 20 साल नहीं गया, तो मैं एक बार जाऊंगा जरूर। कब और कैसे पार्टी तय करेगी। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से विदिशा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि छिंदवाड़ा आ पाएगी बीजेपी के पास? देखिए, अभी कमलनाथ जी ने अपना ही पत्ता नहीं खोला है कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि बीजेपी में जाएंगे, तो नहीं, अब तो क्लियर कर दिया उन्होंने। हाँ, अब तो क्लियर कर दिया, झंडा लग के उतर गया था वैसे। अब वो उनकी सेटिंग हो गई। देखिए, ऐसा है कि छिंदवाड़ा से प्रहलाद पटेल ने उनको हराया था। ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा से हारे नहीं, जब प्रहलाद सिंह पटेल चुनाव लड़े थे उनको हरा चुके हैं वहां से। और इस समय का जो वातावरण है, आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी पहले लग रहा था कि कांग्रेस भाजपा को अच्छी टक्कर दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कांग्रेस वहां से लगभग साफ हो गई और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत के साथ आई है। तो संपूर्ण देश का वातावरण देखेंगे पिछली बार, तो इसलिए इस समय अगर छिंदवाड़ा भी जो होता है, जिस ढंग से कमलनाथ के बारे में खबरें फैली है, तो जाहिर है वहां के लोगों के मन स्थिति पर उसका प्रभाव होगा, और उसमें छिंदवाड़ा रहेगा नहीं रहेगा इस समय कहना कठिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अच्छी टक्कर देगी, और हो सकता है जो हालत इस समय बीजेपी के पक्ष में पूरे उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में जो वातावरण है, उसके आधार पर अगर वहां की सभी सीटें 77 की तरह और इसके पहले की तरह आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां से, और दिल्ली, ये मिला करके शायद सभी सीटें बीजेपी को आ जाए तो मुझे हैरत नहीं होगी। बाकी छिंदवाड़ा लोगों की रुचि इसलिए कि कमलनाथ जी वहां हैं, बस इतना ही है उसमें। लेकिन कमलनाथ जी की एक उम्र हो गई है, कमलनाथ जी अब उस समय भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी के उस विचार का मुकाबला उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, वो ऊर्जा वहां नहीं दे पा रहे हैं।
तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चांस अच्छे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चांस अच्छे हैं मध्य प्रदेश में, ये वरिष्ठ पत्रकार कहते हुए जल्दी से अक्कू जी से ही पूछ लेते हैं। अक्कू जी, आपका क्या मानना है मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन वाकई बीजेपी, और लोकसभा चुनाव की सीटें तो हम जानते ही हैं, तो बीजेपी के पास वहां अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है जब उनके सामने एक नया नेतृत्व है मध्य प्रदेश में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहां कोई बहुत दिक्कत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल हो गया है उसमें बहुत कोई संभावना विपक्ष के लिए बहुत बचती नहीं है। ये तय है कि जैसे कि अवधेश जी अभी कह रहे थे कि कमलनाथ की सीट छिंदवाड़ा के अलावा बहुत जगह कोई बहुत ज्यादा चुनौती नजर आए, ऐसा मुझे फिलहाल आज की स्थिति में नहीं लगता है। ये धीरे धीरे साफ होगा कि मध्य प्रदेश में किस शिद्दत के साथ कांग्रेस लड़ती है। कांग्रेस जीती हुई बाजी कैसे हार जाती है ये तो हमने मध्य प्रदेश में देख लिया। मध्य प्रदेश में जो पहले देख रहे थे और जब हम लोग जा रहे थे देख रहे थे, लग रहा था कि हाँ मध्य प्रदेश ठीक लड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आए, महीने भर पहले, सवा महीने तक पता लगा दिन भर में शिवराज सिंह जहां 9 सभाएं 10 सभाएं करते थे, कमलनाथ एक सभा करके थक जाते थे। अब की स्थिति में भी यही अगर होगा तो फिर क्या होगा? किसके सहारे मध्य प्रदेश के कांग्रेसी चुनाव लड़ेंगे? क्या वो राहुल गांधी के सहारे लड़ेंगे? क्या वो खड़गे जी के सहारे लड़ेंगे? क्या वो कमलनाथ के सहारे लड़ेंगे? तो कमलनाथ अब किसी को सहारा देने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में रह गए हैं। वो छिंदवाड़ा के लोगों को सहारा दे दें और छिंदवाड़ा के लोग उनको सहारा दे दें, यही बहुत बड़ी बात होगी। इससे आगे कांग्रेस की स्थिति वहां कुछ दिखती नहीं है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां उसके कमजोर पेज थे, प्रज्ञा को हटा ही दिया है, आलोक को दे दिया है वहां पर, और जगह भी जो कुछ एक परिवर्तन किए गए वो बहुत नॉमिनल हैं। वो जो पेच उनके ढीले थे वो जहां उन्होंने ठीक करने थे कर लिए हैं। और एक बात और भी है, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि 195 सीट को डिक्लेयर कर दिया तो उसमें अब कोई करेक्शन करने जा रही है। कोई करेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। आपने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया। इसमें ऐसा कोई टिकट नहीं है जहां विद्रोह हो सके। वहां की सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में अगर विद्रोह की संभावना होती नहीं, मैं तो कुछ और सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक और दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। अक्कू जी, आपने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया, इधर रमेश बिदुड़ी भी है, इन दोनों का टिकट कटा है, कोई मैसेज देखते हैं इसमें? प्रवेश वर्मा भी है। प्रवेश वर्मा भी पार्टी लाइन से आगे रह करके काम किया है। पार्टी लाइन एक पार्टी की एक सीमा है, सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, उससे आगे प्रज्ञा ठाकुर भी बढ़ती रही हैं। और रमेश बिदुड़ी ने एक बार संसद में जो कर्म किया था वो बहुत खराब मैसेजिंग थी। ये बात दूसरी की पार्टी रमेश बिदुड़ी को एकदम से किनारे नहीं करने जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, उनका एक आधार है और उनको ठीक ठाक मान सम्मान है। तो ये संभावना है। अभी आप ध्यान रखिएगा। अक्कू जी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे और खजुराहो से वीडी शर्मा को टिकट मिला है, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, सुन लेते क्या कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ है। सर, 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, आपका भी खजुराहो से नाम, पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं सबसे पहले तो खजुराहो की जनता का पुनः मुझे सेवा करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने दिया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि 5 साल हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया और फिर अवसर मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हम हृदय से धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में है, विदिशा सिंह जी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ नेताओं को भी अवसर मिला है। सबको बहुत बधाई। 2014 में 29 में से 27, 2019 में 29 में से 28, इस बार 29 में से 29, चलो 29 की 29, और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं। इस बार हम परचम फहराएंगे। चलिए, इस वक्त बीजेपी की तरफ से दावे हैं 29 की 29 सीटें आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वक्त वैसे इस बहस में विपक्षी जो दल है ना गौरव, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। इस सीट का यूपी से कनेक्शन है। खजुराहो समाजवादी पार्टी को दी है कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के तहत, लेकिन जहां से वीडी शर्मा को टिकट दिया। बिल्कुल, पर 195 सीटें अगर सामने आ रही हैं और विपक्ष क्या सोच रहा है, वो इसे किस तरीके से देख रहा है। अक्कू जी, हमारे पास अभी कोई विपक्ष के व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष इसको देख रहा होगा और आप उसको अगर समझने की, समझाने की कोशिश करें, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्थिति बनती है? एक साथ इतनी सारी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारना, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, 20 से 25 ऐसी सीटें जहां की हारे हुए थे उनको इतनी जल्दी लेकर के आ जाना। देखिए, बहुत साफ है, एक जीते हुए लोगों को जो मजबूत थे उनको और मजबूती दी गई है, उनको
एक जगह पर लाद दिया गया विनेबिलिटी के तहत में। और जो हारी हुई सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है वो सीटें जो 15,000 वोट से कम से जीती गई थी या 15,000 वोट से जो हारी गई थी उन 51 सीटों को उनको ठीक करना, वो वहां कील काटे ठीक करना, उस दिशा में थोड़ा सा काम हुआ है और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कदम है। First opportunity I have got to contest in the Lok Sabha, and that our Prime Minister and our Home Minister and our party president have chosen to field me as their candidate in the capital of Kerala, Trivandrum, a state that I belong to, state my तो राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री जिनको लोकसभा का टिकट दिया गया है तिरुवनंतपुरम से, और मोस्ट लाइकली शशि थरूर उनके सामने होंगे अगर कांग्रेस पार्टी को रिपीट कर रही है तो। और ये यहाँ पर थैंक्स जताते हुए, यहाँ पर थैंक यू कहते हुए पार्टी के नेतृत्व को। केरल में भी पार्टी ने इस बार कई सारी ऐसे टिकटें दी है जो बताता है कि साउथ का 400 पार का जो अवधेश जी जो टारगेट है ये बिना साउथ के तो पूरा नहीं होगा। जो वो 132 सीट्स हैं उनके बिना तो नहीं पूरा होगा। तो ये केरल के इन जो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आप वो देखते हैं, चाहे वो विदेश राज्य मंत्री हो वी मुरलीधरन, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अब्दुल सलाम हो, कई सारे ऐसे नाम हैं जो बड़े नाम हैं। देखिए केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया। पिछले बार उसको 15.4% के आसपास वोट मिले थे। हाँ। और विधानसभा चुनावों में बीजेपी कुछ सीटें जीतने की स्थिति में थी, लेकिन वहां का परिवर्तन जो सबरीमाला आंदोलन था उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं पैदा हुआ कि बीजेपी सरकार बना पाएगी। इसलिए उन लोगों ने जो बीजेपी का वोटर हो सकते थे वो बट गए, बीजेपी में गए और फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने रिलेशन प्रमुख, कुटुंब प्रमुख बनाए हैं, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, गांव-गांव में पहले से विस्तारकों को उतारा है, तो ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि हमारी ताकत है और हम सत्ता में आ सकते हैं। जो तिरुवनंतपुरम सीट है, जिन 4 सीटों पर भाजपा सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, उसमें पहला नंबर तिरुवनंतपुरम का है। क्योंकि तिरुवनंतपुरम का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफी है और पूरा वहां वातावरण है वो भाजपा ठीक है मैं आपको रोकूंगा। आप चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जो कि जिनको टिकट भी मिला है, जो कि सांसद है भी और जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी राजस्थान के, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, उनसे सुनते क्या कह रहे हो। क्या कहना है, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया। और 2014 में भी ऐसे एक जिलाध्यक्ष था पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और एक बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। देखिए ये एक जिम्मेदारी है और यहाँ सभी कार्यकर्ता मिलकर, चूंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब कार्यकर्ता मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं और हम सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से 25 के 25 कमल खिलाने का काम।